हुआ भी। सबसे ज्यादा हंगामा हुआ कृषि कानूनों को लेकर, जिसमें कांग्रेस कृषि कानूनों पर वोटिंग करवाने पर अड़ी रही। इस सत्र की कई महत्वपूर्ण बातें रही, जिन पर आज हम बड़ा मुद्दा में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, सत्र हंगामेदार रहा, कितना असरदार रहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस सत्र की महत्वपूर्ण बातों पर भी बातचीत करेंगे। ऐसी कौन सी खास बातें रही जिनमें लगातार 2 दिन तक माहौल गर्म रहा, वो आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण मिला है। ये बिल पास हुआ है हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का बिल पास हुआ। सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% युवा हरियाणा के होंगे। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर खुशी जताई। आरक्षण का यह नियम 50,000 रुपए तक की नौकरियों पर ही लागू होगा। आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये बड़ी बात है इस बिल की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पुलिस भर्ती में सीएम ने छूट दी है। कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भर्ती में 5 साल की छूट सीएम ने दी है। विपक्ष ने सरकार पर रजिस्ट्रियों में घोटाले के आरोप लगाए। लॉकडाउन में प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई। विपक्ष ने यह आरोप लगाया। लव जिहाद पर बनाएंगे कानून। निकिता हत्याकांड की जांच में इसी एंगल से होगी, यह अनिल विज ने कहा। शराब घोटाले और सोनीपत जहरीली शराब कांड पर भी तीखी बहस हुई विधानसभा में। 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। विपक्ष कृषि कानूनों पर वोटिंग कराने पर अड़ा रहा। कांग्रेस का वॉकआउट रहा। यह मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की खास बातें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन पर सदन हंगामेदार रहा। लेकिन यह महत्वपूर्ण कितना रहा, इसको लेकर सरकार क्या कहती है, विपक्ष का क्या कहना है, और हमारे साथ पैनल में जो लोग जुड़ेंगे उनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की खास बातें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कमजोर वर्ग के जो उम्मीदवार होते हैं उनको आयु सीमा में 5 साल की छूट हरियाणा के सीएम ने दी। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि 32 शहरों में जो 30,000 रजिस्ट्रियां लॉकडाउन में हुई उनमें गड़बड़ हुई है। विधानसभा सत्र में क्या कुछ खास रहा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण से आ रही है। क्या खबर है? विधानसभा में पास हुआ आरक्षण का प्रस्ताव। पंचायत में राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव पास हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। 2/3 बहुमत पर ग्राम सभा में राइट टू रिकॉल होगा। पिछड़ा वर्ग को 8% या 2 सीटों का आरक्षण मिला है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का बिल पेश किया गया है। तो विधानसभा में एक बिल पास हो गया है, एक पेश किया गया है। पंचायत में राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव पास हो गया है। 2/3 बहुमत पर ग्राम सभा में राइट टू रिकॉल, यानी सरपंच ने अगर काम नहीं किया बेहतर तरीके से तो उसको वापस बुलाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा, लेकिन 2/3 से यह होना जरूरी है। तो हरियाणा विधानसभा का सत्र 2 दिन का हंगामेदार रहा। विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि कृषि कानूनों पर वोटिंग होनी चाहिए। वहीं इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ने कई आरोप लगाए सरकार पर, उन पर भी बातचीत करेंगे। और सरकार की तरफ से 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आरक्षण दिया गया है। यह कितना बड़ा फैसला है, इन तमाम बड़े मुद्दों पर
बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सुमित गौड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा गिल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे साथ स्टूडियो में। सीमा गिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। पहले सीमा गिल जी आपके पास आना चाहेंगे। 2 दिन का जो सत्र है वो हंगामेदार रहा और जो बड़ी बातें जिन पर हम चर्चा करेंगे, 75% हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात हुई। सरकार ने हालांकि इसको सही करार दिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी थोड़ा सा विरोध किया और जननायक जनता पार्टी के विधायक ने भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। कृषि कानूनों को लेकर भी लगातार हंगामेदार सत्र देखने को मिला, जिस बात को लेकर कांग्रेस अड़ी रही कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। ये तमाम वो बातें जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी पहले टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से बड़ौदा इलेक्शन के बाद और कृषि जो बिल था उस पर जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से हंगामा हो रहा था पूरे हरियाणा में, उसके बाद ये जो सत्र था, मानसून सत्र का जो सेकंड पार्ट था, वो बहुत महत्वपूर्ण था इस लिहाज से कि इस पर किस तरीके से देखा जाए। आज जिस तरीके से आपने देखा, कल कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए, जिसमें से 75% का जो कोटा है हरियाणा के लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में, ये अपने आप में बहुत अहम मुद्दा था जेजेपी के लिए, क्योंकि जब से वो चुनाव जीतने गए थे, तब वो इलेक्शन में जब गए थे तो इस बात को लेकर के उन्होंने जनता के सामने बार बार ये कहा था कि हम युवाओं को रोजगार दे के आएंगे। दुष्यंत जी का एक बहुत बड़ा कैंपेन था युवाओं को रोजगार को लेकर के। उसके बाद जब वो जीत कर आ गए और उस सरकार का एक हिस्सा बने, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा विपक्ष की तरफ से यही मुद्दे उठाए जा रहे थे कि आप जो युवाओं की बात कर रहे थे, आप उस पर कुछ नहीं करे। तो जेजेपी के लिए बड़ी जीत है ये, एक तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ ही जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर के आज पूरे दिन भर आपने देखा कि विपक्ष ने उस पर हंगामा किया, वॉकआउट कर गए कांग्रेस पार्टी उसमें, और क्योंकि ये वो चाहते हैं कि इस पर बहस हो, वोटिंग हो। लेकिन इन तब सब के बीच में कुछ और महत्वपूर्ण थे जिन पर मुझे लगता है कि हमको आज बात भी करेंगे इस पर पैनल के साथ में डिटेल में, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लगता है, अभी जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे कि 50% एक तो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो बात है, वो अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अगर पंचायत में सुनिश्चित करता है, बट इसमें बस यही है कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन का जो मुद्दा है वो 75% आरक्षण में भी शमशेर जी ऐसे ही होने वाला है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो अपने आप में है, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिलाओं को आरक्षण की जो भागीदारी है, राइट टू रिकॉल, हम हर बार कहते आए हैं कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, उसमें अगर राइट टू रिकॉल ऐड हो जाता है तो आप मानिए कि सोने पे सुहागा है, कि आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। अगर आप काम सही नहीं करेंगे, आपके एरिया के लोग जिनके प्रति आप जिम्मेदार हैं, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप वापस भी जा सकते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी पहल है, मुझे लगता है हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी में जो अभी तक, क्योंकि उम्र के लिहाज से ऐसा कुछ नहीं, तो 5 साल का जो उनको जो दिया गया है एडिशनल बेनिफिट, ये ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप चूक कर जाते हैं। एक वर्ग जिसको जो ज़रूरतमंद है, जिसको लगता है कि पार्टिसिपेशन सिस्टम में होना चाहिए, उसको अगर कहीं पे 5 साल मिलते हैं तो ये ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण एक और बिंदु जो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते लफ्ज़ जिहाद पे जिस तरीके से कल सेंटर की तरफ से अमित शाह ने भी स्टेटमेंट दिया कि सरकारें अपने अपने तरीके से राज्य में इस पर बिल लेके आ सकती हैं। इस पर आज जो फरीदाबाद में जो हैपन्स हुई थी बच्ची के साथ में, उसके बाद में लव जिहाद पे कानून बनाने की बात चल रही है, और आज पूरा दिन आप देखेंगे कि हरियाणा की विधानसभा में भी ये पूरे दिन मुद्दा बना रहा है। इस पर और चर्चा करेंगे डिटेल से। मुझे लगता है कि जो पैनलिस्ट हैं हम उनके साथ जाते हैं और उनसे एक एक को लेके बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। विधानसभा के जो 2 दिवसीय सत्र की हम बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें बहुत कुछ हरियाणा के लिए होना चाहिए था, इसमें कुछ हुआ है, और क्या कुछ बाकी रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। वंदना पोपली जी, रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय जो हरियाणा के विधानसभा सत्र में लिया गया कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा,
निजी क्षेत्र में रोजगार के लिहाज से इसको बड़ी जीत कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लागू करना, इसको धरातल पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे सरकार को जूझना है, उस चुनौती से पार पाना है। दूसरा, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आप लोगों से मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों पर वोटिंग होनी चाहिए। सरकार कह रही है चर्चा करेंगे, चर्चा होनी चाहिए। ये दो बड़ी बातें, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन पहला आपका पक्ष जानना चाहूंगा, एक तरफ 75% रोजगार, दूसरा कृषि कानून जिसको लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट भी कर दिया। देखिए शमशेर जी, आज जो आपने हेडिंग दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। सत्र हंगामेदार भी और असरदार भी। हंगामेदार कांग्रेस की तरफ से रहा और असरदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से रहा, सरकार की तरफ से रहा। अभी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठकर आए हैं। सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा जो 75% आरक्षण है उसकी आप बात करते हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अगर आपको याद हो, कल दुष्यंत चौटाला जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, जब हुड्डा जी ने कहा कि ये तो हमने 2011 में इम्प्लीमेंट कर दिया था। HIDC की जो क्लॉज है उसमें कहा गया है कि अगर 75% जमीन देने से पहले कहा गया है अगर इंडस्ट्री लगानी है तो 75% जो लोग हैं उनको आरक्षण देना होगा। उसका जवाब दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत क्लियर दिया कि अभी तक उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। एक बार लिखकर जरूर दे दिया जाता था कि 75% लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसकी कहीं पर भी मॉनिटरिंग नहीं हुआ करती थी। अब वो जो मॉनिटरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये एक्ट बन गया है, ये कानून में आ गया है। अब उसकी मॉनिटरिंग इजी हो पाएगी क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। मारुति का एक प्लान जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया, होंडा में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको देखते हुए जो 75% आरक्षण है एक बड़ी जीत है हरियाणा प्रदेश के लोगों की। और मुझे लगता है लगातार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी भी किस तरह से अनाउंसमेंट लगातार कर रहे हैं। अभी आप 50% आरक्षण की बात कर लीजिए, वो एक जो बिल है उसके ऊपर भी वो प्रेजेंट हो चुका है, वो भी पास हो जाएगा। तो ये जो लगातार जो देश के लिए जो प्रदेश के लिए जो काम है ये सरकार कर रही है। दूसरा प्रश्न जो आपका था वो कृषि कानूनों को लेकर था। आज हुड्डा साहब को मैं सुन रही थी, वो सत्र के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे आप ये बोलते हैं कि पहले जो किसान है फसल को बाहर भी बेच सकता है, मंडी के अंदर भी बेच सकता है, ये तो पहले भी हुआ करता था। अब मेरा प्रश्न सीधा सीधा हुड्डा साहब से है, वो तो यहाँ पर नहीं है, तो उनके यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता आए हैं, वो मुझे बता दें कि अगर पहले सब कुछ हुआ करता था तो पहले सब कुछ खराब था या अब खराब हो गया, वो बता दीजिए। हुड्डा जी कहते कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब शोर किस चीज का मचा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले भी बाहर बेच सकते थे, अब भी बेच सकते हैं। अब जब पहले MSP को खतरा नहीं था तब MSP को खतरा क्यों हो गया? अगर इसी कानून की बात करते हैं कि मंडी के बाहर अगर किसान फसल बेचेगा तो MSP को खतरा हो जाएगा, और हुड्डा जी कहते हैं कि पहले भी ऐसे होता था, तो उसका जवाब मुझे जरूर दें कि वो अब गलत बोल रहे हैं या पहले गलत हुआ करता था या सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए काम किया जा रहा है। सिंह जी ने अभी एक प्रश्न उठाया कि विपक्ष बार बार कह रहा था कि बहस भी हो वोटिंग भी हो। मैंने बहुत ध्यान से सुना, जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया, जब ये चर्चा स्टार्ट हुई तो सिर्फ हुड्डा जी खड़े होकर बोले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, स्पीकर साहब हैं, वो बार बार कहते रह गए कि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अभी चौटाला जी को जैसे बोलने का कहा गया कि आप बोलना शुरू करिए, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया। तो बहस का मतलब क्या है? सिर्फ आपका पक्ष तो नहीं सुना जाएगा ना, बाकी लोगों का भी आप पक्ष सुनेंगे, सरकार का भी सुनेंगे कि वो किस बात पर अपनी यहाँ पे बात रखना चाह रहे हैं। अभय चौटाला जी की भी बात सुनी जाएगी, बाकी जो इंडिपेंडेंट है उनकी भी सुनी जाएगी, लेकिन अपनी बात कहकर वो उठ जाए, बोले वोटिंग कराओ। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि वोटिंग सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे पहले बहस कर लीजिए, उसके बाद हम वोटिंग पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो वोटिंग पर बात करने को राजी ही नहीं थे, क्योंकि बहुत क्लियर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि आपके पास फैक्ट ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है इसमें क्या कहना है। हम लगातार इतने दिनों से बहस कर रहे हैं चैनल्स पर, और कहीं पर भी किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता के पास आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि MSP खत्म हो जाएगा। दो चीजें मैं आपसे इस बीच पूछना चाहूंगा, मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बना दिए तो चर्चा की जरूरत क्या है? दूसरा सवाल ये, एक मिनट, दूसरा सवाल ये कि 75% हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात हो रही है। मैं एक इलाके की जिक्र करूंगा आपसे, गुड़गांव, फरीदाबाद, कुंडली, मानेसर,
ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियां हरियाणा में हैं और यहीं पर लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। दूसरा, इसी में मैं एक एंगल जोड़ना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्या इस इलाके के अलावा हरियाणा प्रदेश के उन तमाम क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं, निजी क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए कोशिश की जाएगी? क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि अगर हरियाणा के ही युवाओं को 75% रोजगार में आरक्षण दे दिया तो ये हम सब जानते हैं कि हरियाणा का जो युवा है उसका आर्थिक स्तर उन तमाम प्रदेशों के मुकाबले बेहतर शुरू से रहा है। वो आपको लगता है कि 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 रुपए की नौकरी करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और तैयार हो भी जाते हैं तो उसके बाद इस बात की उम्मीद कंपनियां करेंगी कि ये लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। कितनी बार ऐसे मामले सामने आए जब उद्योगों को बंद करना पड़ा, उद्योगों में स्ट्राइक हुई और हरियाणा के बहुत से युवाओं ने इसमें अपनी तरफ से यूनियन बनाकर विरोध भी दर्ज कराया। इसको लेकर तैयारियां क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी पहल है, इसको स्वागत की इसका किया जाना चाहिए, लेकिन इस इलाके को छोड़कर बाकी हरियाणा के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जी, शमशेर जी, मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार जब 2014 में आई थी तब से वो लगातार प्रयासरत हैं। आपने देखेंगे कोरोना के समय में भी कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ जो है इंडस्ट्रीज आकर्षित हो रही हैं और उसके लिए हम पूरा माहौल देने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने दुष्यंत चौटाला जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें क्या कहा गया कि इंडस्ट्रीज की तरफ से कि हरियाणा का आदमी हमें सूट नहीं करता। तो हम इस प्रॉब्लम को जानते हैं और गुड़गांव में भी ये प्रॉब्लम आई, मारुति को लेकर प्रॉब्लम आई, होंडा को लेकर प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट में 10% तक कैप रखा गया है कि 10% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे हरियाणा से वो कहीं से भी जो है ले सकते हैं लोगों को ताकि वो वहाँ पर आकर काम कर सके। तो नंबर एक बात कि पूरी कोशिश की जाएगी पूरे हरियाणा में इंडस्ट्री हब बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, बाहर से जितनी इंडस्ट्रीज आ सके उसका पूरा प्रयास जो है हमारी सरकार के द्वारा करा जा रहा है। और जब आपने इस तरह का एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि 10% जो है वो डिस्ट्रिक्ट से कम ज्यादा भी हो सकता है, वो इंडस्ट्री की इच्छा पे है और पूरे हरियाणा से 75% लेना है, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात, आपने कृषि बिलों को लेकर पूछी थी, मैं आपका प्रश्न भूल गई हूँ, क्या आपने प्रश्न किया था कृषि बिलों को लेकर? कृषि कानूनों को लेकर जो चर्चा हो रही थी, मैंने पूछा था कि विपक्ष लगातार इस पर बात करता रहा वोटिंग की, लेकिन वोटिंग नहीं हुई। लेकिन मैंने ये कहा कि जब केंद्र सरकार ने इनको पास कर ही दिया है तो फिर चर्चा की जरूरत क्या? होगा वंदना जी, लेकिन इस बीच हम आपको सभी मेहमानों को सीधे लिए चलेंगे चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं और 1 साल के बाद भी नहीं करते तो फिर उसके बाद हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 महीने में अपने आप कर देगा, क्योंकि अब कोई पार्टीशन यानी कोई को शेयर जमीन जो है वो इकट्ठी रहने के बजाय उनके शेयर हो जाएंगे। अब उस शेयर का उपयोग अपनी अपनी जमीन का करें या इकट्ठा रखें, उनकी मर्जी है, लेकिन उसका पार्टीशन होना ये हमने जरूरी कर दिया है ताकि आगे के झगड़े खत्म हो जाए। बहुत से लोग तो अपनी जमीनों के छोटे छोटे हिस्सों को छोड़ के चले जाते हैं, बाद में उनका कोई मालिक होता नहीं है और वो अनक्लेम्ड सालों साल तक भी पड़ी रहती है। जैसे कई बार बैंक में कुछ अकाउंट्स के अंदर अनक्लेम्ड पैसा होता है, वो रिजर्व बैंक का उसका कोई ना कोई निर्णय उसको लेना पड़ता है। तो ऐसे सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए ये 48 लाख ऐसे को शेयरर हैं ऐसी ज़मीनों में, खास करके एग्रीकल्चर लैंड में, जबकि हमारे फार्मर जो है जो ज़मीन वास्तव में जो फार्मिंग करते हैं वो 16-17 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मिंग के बिना भी एक फार्मर के पास कई लोगों की ज़मीनें हैं, तो उस मामले को हल करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया। इसी प्रकार हरियाणा म्यूनिसिपल सेकंड अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस लाना हो चेयरमैन के खिलाफ, क्योंकि हमने इसमें इलेक्शन चेयरमैन का और मेयर का ये डायरेक्ट इलेक्शन किया है, लेकिन अभी तक उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान नहीं दिया गया था। अब कह दें कि वो तीसरे छूट गया, वास्तव में कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको छोड़ने की, लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया तब ध्यान में आया, तो फिर हमने उसमें नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान किया है कि 50% पार्षद नोटिस दे और फिर अगर वो नोटिस आता है तो उसको 75% पार्षदों के बहुमत से
और उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए 75% की यानी नो कॉन्फिडेंस की पारित करने की शर्त रखी है। इसी प्रकार हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ कॉरपोरेशन का एक्ट अलग है, म्यूनिसिपल कमेटीज का अलग है, तो उसमें भी यही प्रावधान किया गया है, नो कॉन्फिडेंस का 50% पेश करने के लिए, 75% पास करने के लिए। हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं एजी ऑफिस में, उसमें बहुत छोटा अमेंडमेंट किया है कि पहले उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, अब अपॉइंटमेंट की बजाय उनको शब्द दिया है एंगेजमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट में 1 साल की अपॉइंटमेंट अब हम करते हैं तो 1 साल की अपॉइंटमेंट का कोई अर्थ नहीं है, तो एंगेजमेंट है 1 साल की है, अगले साल वही दोबारा भी रखे जा सकते हैं, नए भी लाए जा सकते हैं। संख्या किस, हाँ उनका जो कोटा है, हाँ। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2 दिवसीय विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण में क्या कुछ खास रहा उसके बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दे रहे हैं। बड़ा मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं कि सत्र हंगामेदार लेकिन कितना असरदार, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो से, सुमित गौर कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुमित जी, आपके पास आऊंगा, आपसे जानेंगे कि आप लोग लगातार विरोध करते रहे, जब कानून बन ही गया है, कृषि कानून बन चुके हैं, केंद्र सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, तो पर इतना ज्यादा इस पर हंगामा करने की जरूरत क्या है? वोटिंग को लेकर आप लोग बात करते रहे, कुछ फायदा आप लोगों को नजर आता है, कुछ होगा इससे? शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी जब भी कभी अगर किसी भी सदन में किसी भी मुद्दे पे अगर विरोध करती है, वॉकआउट करती है, तो केवल और केवल जनहित का ध्यान रखते हुए करते हैं, विकास को देखते हुए करते हैं। मैं सबसे पहले तो शमशेर जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, खासतौर से ये हंसते हुए बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के प्रवक्ता जी को, कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो इन्होंने एक आज पास किया है 75% हरियाणा के युवाओं के आरक्षण का मुद्दे को, उसके से हम लोग एग्री करते हैं, उसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक करेक्शन की मांग भी करते हैं। और एज यूजुअल जैसे देखा गया है, बीजेपी चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रेजोल्यूशन हो, फैसला हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इनके जितने भी फैसले हैं आप डे 1 से उठा लें, चाहे नोटबंदी, चाहे जीएसटी, चाहे धारा, चाहे कोई भी मामला, उसमें बीजेपी को रोल बैक करना पड़ता है और इनको संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि ये फैसले अपने खुद के स्वार्थ को देखते हुए फटाफट जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट। सुमित गौर जी, कौन से फैसले पे रोल बैक किया, आप बताएं एक आध जरा, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। रोल बैक किया या करेक्शन किया, एक ही बात है। आप किसी भी मुद्दे में ले लीजिए, इवन आधार कार्ड शुरुआत से आइए, इनके अगर आप किसी भी फैसले पे आप आते हैं, उसमें इन्होंने करेक्शन इनको करनी पड़ी है। अब मैं 75% पे जो हमने धन्यवाद किया, ऐसे बदलाव मैं रोकूंगा, ऐसे बदलाव जब कभी जरूरत पड़े किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को, तो करने में दिक्कत क्या है? हाँ ठीक है, लेकिन मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने जो सवाल, मेरी बात पूरी नहीं है, पूरी बात करें सर, पूरी बात कि 75% का जो मामला है, देखिए मैं आता हूं फरीदाबाद से, आप में से कोई गुड़गांव से, कोई आज की डेट में अगर हम बात करें हरियाणा की, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू फरीदाबाद गुड़गांव से आता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन, धुआं, बीमारियां हम लोग, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग देखते हैं। तो हम इसमें यह मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक होम डिस्ट्रिक्ट वर्ड होता है जिसको सभी पार्टी, सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो कम से कम जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज 50% हम आरक्षण की मांग करते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पहले 50% को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हमारा ये कांग्रेस की मांग है। सुमित गौर जी, ये कांग्रेस की मांग है या फिर सिर्फ सुमित गौर की मांग है? ये कांग्रेस पार्टी की मांग है और हमारी भी मांग है, और ये बिल्कुल सही मांग है, वाजिब मांग है। कि मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा, तो इससे तो फिर कांग्रेस पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई। हरियाणा सरकार ने तो केवल प्रदेश में किया है, आप लोग तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देना चाहते हैं, ये संभव है क्या?
बिल्कुल। अभी अभी जो इन्होंने जो फैसला लिया है, अगर हम बात करें फरीदाबाद गुड़गांव की, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 10% लोग एडजस्ट होंगे, तो उससे काम नहीं चलना सर। हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग सारी समस्याएं भी जूझेंगे, तो हमारा राइट थोड़ा ज्यादा बनता है। तो मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मिनिमम होम डिस्ट्रिक्ट में 50% का आरक्षण दिया जाए। ठीक। ओंकार सिंह जी, सत्र पर आप लोगों की नजर भी रही। एक मिनट, एक वंदना पोपली जी, मुझे सबको वक्त देना, देखिए ऐसे नहीं, सबको बराबर वक्त देना है, जल्दी से। जी से पूछिए कि ये सुझाव उन्होंने अपने समय में सरकार ने क्यों नहीं दिया? ठीक है। आप ऐसे मत आइए, आप अपनी बारे में बोलना। कांग्रेस के प्रवक्ता है या गुड़गांव के प्रवक्ता है, वो भी ठीक, बता दीजिए। पूछ लेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। ओंकार सिंह जी, लेकिन बात सही करूंगा, सच्ची करूंगा, सीधी दो तीन करूंगा। बड़ी बातें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फरीदाबाद की बात पहले- ठीक है, एक मिनट। ओंकार सिंह जी भी प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, बात रखेंगे, उनको भी वक्त दीजिए। ओंकार सिंह जी, विधानसभा के इस सत्र को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। सवाल आप समझ गए होंगे, सारी की सारी बातें आपके सामने, आपका कमेंट चाहेंगे, और कांग्रेस ने जो कहा उस पर भी बातचीत करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 75% का मुद्दा है, एक जो 75% इन्होंने नौकरियों का कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आईवाश और जनता को गुमराह करने की बात है। इसको मैं 5 पॉइंट मेन पॉइंट से बताऊंगा, जिससे आप समझ जाओगे कि बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर रखा कि आरक्षण किसी भी मामले में 50% से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म जब इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेके जाएगी, वहीं पे रद्द हो जाएगा बिल। ये सिर्फ एक आईवाश है, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण सिर्फ उद्योगों में, बड़े उद्योगों में बात हो रही है, जबकि छोटी दुकानों में तो ऑलरेडी हरियाणा के ही वासी हैं। बड़े उद्योग कितने के हैं? गिनती के उद्योग है, और वो भी गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, कुंडली जो आपने बताया वहां पे। हमारे यहाँ तो कोई उद्योग ही नहीं है, अंबाला में कोई उद्योग नहीं है, यमुनानगर में कुछ नहीं है, पानीपत में है। तो ये जो उद्योग है, ये सिर्फ कुछ शहरों में सीमित है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि 50,000 तक की नौकरी के लिए आरक्षण लागू होगा। तो आपको मालूम है कि आज छोटी से छोटी नौकरी भी 30-35 हजार की है। क्या हरियाणा के हमारे बच्चे, क्या हमारे युवा ओंकार सिंह जी 30-35 हजार की तो नहीं है। ओंकार सिंह जी 15-15, 12-12, 10-10 हजार रुपए में लोग नौकरी करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि उसमें कितना उसके ऊपर गौर किया जाता है, कितना उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ, जो तो बिल्कुल निजी दुकानें, वहाँ तो 5,000 रुपए में नौकरी करते हैं। जो तो निजी दुकानें, वहाँ तो 5,000 रुपए में भी नौकरी होती है। लेकिन जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वहाँ पे 5,000 की नौकरी नहीं है। वहाँ पे तो अच्छी लेवल की नौकरियां हैं।